प्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है जो हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। अब सबसे बात है कि प्रकाश को हम ऊर्जा क्यों कहते हैं, प्रकाश को ऊर्जा क्यों कहते हैं। तो अब चलिए अब ऊर्जा के बारे में सोच लीजिए। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, देखना भी एक प्रकार का काम है, इसीलिए कार्य करने की क्षमता हुआ, इसीलिए प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है जो हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। अब प्रकाश के गुण के बारे में जान लीजिए कि प्रकाश का अपना कुछ गुण होता है। प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पे चलते हैं। सबसे पहला इसका गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। दूसरा गुण इसका क्या है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बिना प्रकाश से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यह इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यह जल में प्रकाश की चाल है। याद रखिएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तरपीन का तेल या कोई भी तेल हो, मतलब तरपीन के तेल में ही अक्सर देखा जाता है कि तरपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁵ किलोमीटर 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कांच में भी प्रकाश की चाल देख लीजिए। कांच में प्रकाश की चाल पर सेकेंड होती है। नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अभी इसी किलोमीटर को कहीं कहीं मीटर में दिया रहता है, तो आप याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से भी बदल जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि मीटर में बदलना हो तो इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब प्रकाश से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए पारदर्शी। पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। किसको कहते हैं पारदर्शी? वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाते हैं, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार कर जाती है पारदर्शी कहलाती है। जैसे जल को देखिए, मतलब पानी में जब कोई शीशे की बोतल में रख के उसको टॉर्च मारी तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा, मतलब वो पारदर्शी है। शीशा, कांच पारदर्शी है। तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी कहलाती है, जैसे शीशा, जल इत्यादि। आप याद रखिएगा, वह पदार्थ जिससे प्रकाश पार कर जाती है पारदर्शी कहलाती है। अगला है अपारदर्शी, वह पदार्थ जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाते, जैसे दीवार, बोर्ड,
मेरा बॉडी इसे प्रकाश पार नहीं कर पाएगी, तो यह अपारदर्शी हो गई। मतलब वह पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी कहलाती है। याद रखोगे, वह पदार्थ जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है अपारदर्शी कहलाती है। तीसरा है पारभासी। पारभासी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे प्रकाश पार करती है लेकिन पूरा तरह से नहीं कर पाती, थोड़ा मोड़ा करती है। मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार कर पाती है पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, ठीक है। पारभासी फिर सुन लीजिए, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार कर पाती है पारभासी कहलाती है। वह पदार्थ जिससे प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार कर पाती है पारभासी कहलाती है। ठीक है, अगला है प्रदीप्त। प्रदीप्त को ही हम आत्मदीप्त कहते हैं। बल्ब को देखिए, बल्ब के प्रकाश खुद का प्रकाश होता है। हम लोग के पास अपना प्रकाश नहीं, हमारे पास जो लाइट अभी पड़ रहा है ये क्या है? बल्ब का प्रकाश है। लेकिन ये बल्ब का खुद का प्रकाश है, तो वह प्रकाश जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है प्रदीप्त कहलाता है। जैसे सूरज, सूर्य जो है वह प्रदीप्त है, परंतु चांद प्रदीप्त नहीं है, वह अप्रदीप्त है। याद रखिएगा हमेशा कि सूर्य जो है प्रदीप्त होता है और चांद अप्रदीप्त होता है। चांद के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है। मतलब वह प्रकाश पदार्थ जिसके पास खुद की प्रकाश होती है प्रदीप्त कहलाती है। वह पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त कहलाता है। याद रखिएगा, वह पदार्थ जिसके पास खुद की प्रकाश होती है प्रदीप्त कहलाती है। वह पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त कहलाता है। जैसे चांद, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, यह सब अप्रदीप्त है, मतलब इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। तो वो पदार्थ जिनके पास खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त कहलाता है। वह पदार्थ जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है अप्रदीप्त कहलाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो देखिए, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? चाहे प्रकाश स्रोत, वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज प्रकाश हमें देती है तो वह प्रकाश स्रोत हो गई। बल्ब हमें प्रकाश देती है, प्रकाश स्रोत हो गई। लालटेन, लैंप, दिया, ये सब प्रकाश स्रोत है। मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, चाहे प्रकाश में मिलती है, उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब है किरण। किरण, किरण किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलती है। प्रकाश हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलती है। उस सीधे रास्ते को एक तीरनुमा रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। याद रखिए, प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। उस सीधे रास्ते को एक तीरनुमा रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। अब फिर याद रखिए, किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पे चलती है। उस सीधे रास्ते को एक तीरनुमा रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज। आपसे पूछेगा कोई कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बताओगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को, जैसे देखिए बहुत सारा किरण एक साथ है, यह किरण पुंज हो गया। जरूरी नहीं कि सारा पैरेलल ही हो सकता है ऐसे जाए, फिर भी ये बहुत सारा प्रकाश एक जगह गए, यह भी किरण पुंज हो गया। याद रखिएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पर चलती है। उस सीधे रास्ते को एक तीरनुमा रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है जिसे किरण कहते हैं। किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, समांतर किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज, अभिसारिक किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अपसारिक किरण पुंज और अभिसारिक किरण पुंज। एक चीज आप इन लोगों को उसको उतार भी दिया कीजिएगा, क्योंकि हम तो बोलते चले जाते हैं फिर मिटा भी देते हैं तो दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको उतार भी दिया कीजिए।
किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या है कि जब प्रकाश की किरण सारी की सारी एक सीध में मतलब पैरेलल है, समानांतर होती है, तो इसको हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि वह किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। याद रखिएगा, वह किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। अगला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न बिंदुओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में भी फैल जाती है, विभिन्न बिंदु, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दूरी पर जाती है। जैसे बल्ब एक जगह बढ़ता है, वहाँ से चारों तरफ प्रकाश जाता है, तो वो जो प्रकाश गया वह अपसारी किरण पुंज हो गया। मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो देखिए अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरण आती है और एक बिंदु में मिल जाती है। जैसे डीजे लाइट का जो बल्ब होता है, जो डांसर होता है, चारों तरफ से बॉल की प्रकाश डांसर के पास पड़ता है, तो वह कौन सा हो गया किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। मतलब विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु में मिल जाती है, या फिर विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु में प्रकाश की किरण जब मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। समानांतर पूरक किरण पुंज क्या है कि वह किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज वह किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से आकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु में मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख लीजिए इसको। छाया किसे कहते हैं? छाया जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखा जाता है तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने यहाँ हाथ रखा, मेरे हाथ के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन रहा है, यही छाया है। छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखा जाता है तो वस्तु के जस्ट पीछे, एकदम पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहता है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, मान के चलिए, यदि हम यहाँ से टॉर्च को मारें तो यहाँ जाएगा इस पर, अब इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा। ये जो अंधेरा क्षेत्र बनेगा, काला काला शैडो, इसी को हम कहते हैं छाया। समझ में छाया क्या है? जब प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे छाया कहते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है दर्पण। दर्पण क्या है? वह पदार्थ जिस पे प्रकाश की किरण पड़ते ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, दर्पण कहलाती है। एक लाइन में याद रखिए, वह पदार्थ जिस पे प्रकाश की किरण पड़ते ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, दर्पण कहलाती है। दर्पण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिस पे प्रकाश की किरण पड़ते ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, दर्पण कहलाती है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं? वह पदार्थ जिस पे प्रकाश की किरण पड़ते ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, समतल दर्पण कहलाती है। वह पदार्थ जिस पे प्रकाश की किरण पड़ते ही विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, गोलीय दर्पण कहलाती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाती है। याद रखिएगा, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दोनों गोलीय दर्पण, ये भी याद रखिए। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय होती है,
गोलीय दर्पण कहलाती है। अब है परावर्तक सतह क्या होती है, तो जी वह सतह जिस पे प्रकाश की किरण पड़ के विभिन्न दिशा में फैलती है उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। याद रखिएगा परावर्तक सतह क्या है, वह मतलब किसी दर्पण की वह सतह जिसमें प्रकाश की किरण पड़ती है, पड़ने के बाद विभिन्न दिशा में फैल जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। दर्पण में दो सतह होता है, एक तरफ पेंट किया होता है, एक तरफ पेंट नहीं किया होता। जिधर पेंट नहीं किया होता उसी प्रकाश की किरण पड़ के चारों तरफ फैलती है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है अवतल उत्तल। देखिए वो भी दिखा देते हैं आपको। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दूसरा उत्तल। देखिए इसमें देखिए जो धंसा हुआ भाग है उधर पेंट नहीं किया है, जो बाहर निकला हुआ भाग है उस पर पेंट किया हुआ है। और यहाँ देखिए आप इसको, ये पेंटिंग है। इससे पता चल रहा है आपको कुछ कि वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है अवतल दर्पण कहलाती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उत्तल दर्पण कहलाती है। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है और बाहरी सतह पे पेंट किया होता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है और धंसे हुए भाग पे पेंट किया होता है। याद रखें अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है अवतल दर्पण कहलाती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है उत्तल दर्पण कहलाती है। याद रखिएगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर निकली होती है उत्तल दर्पण कहलाती है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है अवतल दर्पण कहलाती है। अब दर्पण में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको ध्यान देना जरूरी है। देखिए ये मान के चलिए दर्पण है, मैं अवतल दर्पण ही लिया हूँ, चाहे उत्तल भी हो कोई भी हो सेम बात है, थोड़ा सा का फर्क होता है। यहाँ से इतनी जितनी दूरी है उतना ही दूरी ये भी है लगभग में। मुख्य फोकस, सबसे पहला टॉपिक मुख्य फोकस। एफ को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं तो आप कैसे बताइए, हम क्या बोलेंगे तो देखिए, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या मैंने बोला है कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण पे जब पड़ा इस पर परावर्तन हुआ तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ के द्वारा दर्शाया जाता है। अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे एफ के द्वारा दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस। अब है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है तो गोलीय दर्पण देखिए बहुत बड़े भाग का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। तो गोलीय दर्पण जो बड़े भाग का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उस बड़े भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहे, जैसे ये गोलीय दर्पण है, मान के चलिए जैसे ये कोई गोली बहुत बड़ा शीशा है, मैं बनाया था मेरे पास समझाने के लिए, जैसे इतना बड़ा मान लीजिए शीशा, तो इसको तो कट यहाँ से कट के यहाँ से कट के यहाँ से काट के अलग अलग करके तभी दर्पण बनाया जाता है ना। तो ये जो केंद्र है यही वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे ये केंद्र हुआ, ये मतलब क्या, गोलीय दर्पण जिस बड़े खोखले का एक छोटा सा टुकड़ा होता है उस बड़े खोखले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस
बड़े खोखले गोले का एक छोटा सा भाग होता है, उस बड़े खोखले भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C के द्वारा दर्शाया जाता है। अब अगला ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखोगे, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हुई ना इसकी, ये दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला है मुख अक्ष। मुख अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव, मुख फोकस, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। इसको लिख लीजिए। मुख फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। ध्रुव, मुख फोकस और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। फिर सुनिए, ध्रुव, मुख फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। अब एक टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी, ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटा वाले f के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, मुख फोकस यही PF, मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख फोकस को हम फोकस भी कह सकते हैं। याद रखिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर सुन लीजिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, या फिर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, सेम बात है। तो हम बोलेंगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब बड़ा वाला R के द्वारा दर्शाया जाता है, PC। ठीक है, लिख लीजिए। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप इस फिगर को बना सकते हैं। आप इसको बनाइए। एक समय लगेगा कुछ बनाने में। चलिए, बन गया। मैं आपको इसका उत्तल दर्पण का एक फिगर बना दूंगा। अब अगला टॉपिक देखिए आप, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन आप देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसी फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह में पड़ती है तो पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैलती है, इस फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का एक नियम भी है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 हैं। पहला, आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होती है, यह प्रथम नियम हुआ। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण समान होता है, कोण I बराबर कोण R, इसको कहते हैं आपतन कोण, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। लिख लीजिए, इस फिगर को बनाइए। याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं, प्रथम नियम। दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण समान होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण समान। अब इसमें 2-3 टॉपिक और रह गया कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। देखिए आपतन कोण क्या है, आपतित किरण, किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये जो आ रही किरण, ये आपतित किरण है। किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, लैंग्वेज में लिखना हो तो लिख भी सकते हैं कि किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किसी सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण, तो किसी सतह पर आकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह पर आकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो लंब बनता है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब बनता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। चौथा टॉपिक यहाँ पे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण I के द्वारा दर्शाया जाता है। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे कोण I के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। जिसे कोण R के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखेगा, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे कोण R के द्वारा दर्शाया जाता है। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है।